अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मोइज़ ने। मोइज़ कहते हैं कि कल फर्स्ट टाइम मैंने आपका चैनल सुना और मुझे आपकी चैनल की कहानी बहुत अच्छी लगी, और आपने जो कल मनहूस ख़जाने वाली स्टोरी शेयर की थी, मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ऐसी एक स्टोरी मोइज़ कहते हैं कि मेरे पास भी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू मोइज़। मोइज़ कहते हैं कि वो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये स्टोरी उनके साथ तब पेश आई जब वो 8th क्लास में थे। वो बताते हैं कि 8th क्लास में हम लोगों की सारी क्लास का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया, और हमारी टीचर ने आकर क्लास में बताया कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दिया है। इसकी वजह से जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 8th क्लास के सब बच्चों को मोनजोदड़ो की सैर के लिए लेकर जाऊंगा। ये बात सुननी थी कि मोइज़ कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है नफिल, मैं और नफिल बहुत ज़्यादा खुश हुए, और हमने कहा कि अब अल्लाह करे हमारे घर वाले हमें इजाज़त दे दें मोनजोदड़ो की सैर के लिए। मोइज़ कहते हैं हम दोनों ने छुट्टी के बाद अपने अपने घर का रुख किया। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने अपनी दादी अम्मा से कहा कि दादी अम्मा, आप मेरे अब्बू को मनाएं कि मैं सैर के लिए जाना चाहता हूँ। दादी अम्मा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू को मनाऊँगी। दादी अम्मा ने जब अब्बू को मना लिया तो दादी अम्मा ने मुझसे कहा कि जब तुम उधर जाओगे तो किसी किस्म की कोई शरारत नहीं करनी। मोइज़ कहते हैं कि मैंने दादी अम्मा से प्रॉमिस किया और मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, और उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। हमने सैटरडे और संडे वाले दिन मोनजोदड़ो की सैर के लिए जाना था। अगले दिन हम स्कूल में जब दोनों दोस्त इकट्ठे हुए तो नफिल ने मुझे बताया कि मुझे भी परमिशन मिल गई है मोनजोदड़ो की सैर के लिए। हम दोनों ने सैर पे जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए अपने चार्जेस अपने टीचर को जमा करवा दिया। अब हमारा भी उस लिस्ट में नाम आ गया। नफिल कहते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या है, जो वो पहली दफ़ा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोगों का जो ट्रिप था वो हफ्ते की सुबह 5 बजे यहाँ से निकल पड़ा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो बस थी वो चल रही थी। ये सर्दियों की स्टोरी है, मोइज़ कहते हैं। और जब हम मोनजोदड़ो पहुँचने में घंटा रह गया तो बस ने एक जगह पे स्टॉप किया। वहाँ पे रुक के टीचर ने हम सब बच्चों को चाय पिलाई और बिस्किट वगैरह खिलाए। मैंने और नफिल ने साथ खाने के लिए, मोइज़ बताते हैं कि ढेर सारी चीज़ें भी रखी हुई थी। खैर, चाय पीने के बाद हम बच्चों ने फिर ऊंचा सा कहा कि टीचर हमें जल्दी से मोनजोदड़ो लेकर जाएं। जैसे ही हम मोनजोदड़ो पहुँचे तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स ने हमारा स्वागत किया, यानी कि हमें वेलकम किया, और वो हमें एक घर के अंदर ले गए जहाँ पे खाने की 2 देगें मौजूद थीं। मोइज़ बताते हैं हमने वो खाना खाया। खाना खाने के बाद टीचर ने कहा कि आज आप लोग थके हुए हो, हम कल का दिन सैर के लिए रखेंगे। जैसे ही हम लोग लेट गए तो 9 बजे के करीब वो जो बुज़ुर्ग बाबा जी थे वो हमारे पास आए, और उन्होंने हमें कहा कि आज रात आप बच्चों का खाना, जो कि इधर कोई स्कूल है उधर के प्रिंसिपल ने बनाया है, तो आप सबको उस महफिल में जाना होगा। मोइज़ कहते हैं कि हम सब उस महफिल में चले गए, और हम स्टोरी सुन रहे थे कि ये जो सामने एक जगह बनी है गार नुमा, यहाँ पे कई लोगों का कत्ल किया गया है, कि यहाँ पे एक ख़जाना छुपा हुआ है। अब हम 4 फ्रेंड थे, मैं और नफिल और एक शाहिद था और एक हैदर। हम लोग इकट्ठे थे। हम लोगों ने कहा कि ये जो टीचर बता रहे हैं कि यहाँ पे ख़जाना है और अंदर लाइट भी जल रही है उस गार के अंदर, चलो हम लोग छुप के निकलते हैं टीचर से और उस ख़जाने की तलाश करते हैं। हम जैसे ही चारों फ्रेंड उठे और उस गार की तरफ चले गए। जब हम गार की तरफ गए तो उस गार के अंदर लाइट जल रही थी, और उस गार के अंदर एक कमरा नुमा एक जगह बनी हुई थी। हमने जैसे ही उस कमरा नुमा जगह के आगे से दरवाजे को हटाया तो अंदर सोने और चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। मोइज़ बताते हैं कि हमने जैसे ही उन सिक्कों को हाथ लगाया तो कॉर्नर से रूम, उस जो वो गार थी उसके अंदर एक कमरा नुमा जगह बनी थी जहाँ पे सोना और चांदी के सिक्के थे, वहाँ से एक शख्स निकला जिसके हाथ में नेज़ा था, और वो शख्स नेज़े वाला बहुत जल्दी से हमारी तरफ बढ़ा।
जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ा तो हम चारों दोस्त घबरा कर नीचे को गिरे। अभी हम नीचे गिरे ही थे कि कॉर्नर से उस बंदे के पीछे से 3 लोग और निकल आए, जिन्होंने ऐसे लगता था कि किसी पुराने ज़माने का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जैसे कि वो पुलिस या आर्मी वाले हों। वो नेज़े वाला शख्स और उसके पीछे जो 3 शख्स थे वो हमारे पीछे भागने लगे। हमने बड़ी तेज़ी से भागना शुरू किया तो एक शख्स ने मेरा पीछे से कॉलर खींचा और मुझे कहा किसी और ज़ुबान में इशारा करके कि तुम्हारे जेब में जो सिक्के हैं इनको बाहर निकाल दो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरी जेब में जितने सिक्के थे मैंने उसको जल्दी से वहाँ फेंका। और मेरी दादी अम्मा ने मुझे कहा था कि जब भी तुम ऐसी किसी मुश्किल में फंसो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैंने ऊंची सी आयतल कुर्सी पढ़ी तो उस शख्स ने मेरे कॉलर को छोड़ दिया। हम चारों दोस्त बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। उनमें से एक शख्स ने मेरे एक दोस्त को पकड़ा और उसको चक्कर देकर ज़मीन पे फेंका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्त को चोट तो नहीं लगी। हमने फिर भी भागना नहीं छोड़ा और हम तेज़ी से भागने लगे। बहुत तेज़ी से जब हम भागे, अल्लाह का हमने नाम लिया तो वो जो मखलूक थी उसने हमारा पीछा छोड़ दिया और हम जल्दी से जहाँ से हम उठे थे हम वहीं चले गए। हमने देखा कि बच्चे खाना खा रहे थे। उसके बाद हमारे जो चेहरे के रंग थे वो उड़े हुए थे। खाना खाने के बाद टीचर हम सबको अपने अपने रूम में दोबारा ले गई। सुबह हम उठे और हमने मोंजोदड़ो की सैर की, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगा। हम चारों दोस्त ये सोच रहे थे कि वो क्या चीज़ थी, जिस पे मैंने नफिल को कहा कि वो असेब थे। शुक्र है कि हमारी जान बच गई है। मोइस कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या है। और जब हम बस में वापस आ रहे थे तो मैंने अपनी जेब में हाथ मारा तो मेरी जेब में सोने के 2 चमकते हुए अशरफियाँ निकलीं। मोइस कहते हैं कि 2 साल हो गए हैं, मैंने उन सोने की 2 चमकती हुई अशरफियों को आज भी पास रखा हुआ है। और मुझे आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपके साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करूँगा। थैंक यू मोइस, हमें भी आपकी स्टोरी अच्छी लगी। कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह ही सबको देने वाला है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ हमारे रेगुलर लिसनर वकास अहमद ने शेयर की है। वकास अहमद बताते हैं कि ये स्टोरी पाकिस्तान में एक शख्स की है। जब वकास कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहता था तो मेरे फ्रेंड के फादर की ये स्टोरी है। वो कहते हैं कि उनके जो फ्रेंड के फादर थे वो पायलट थे। रिटायरमेंट के बाद उनके फादर घर में बहुत बोर होते रहते थे। जब हम लोग भी इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए तो कुछ अरसे के बाद मेरा फ्रेंड और उनके वो जो उनके जो अब्बू थे जो कि रिटायर्ड पायलट थे, उन सब फैमिली वालों ने सोचा कि हम इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे से कुछ सालों के बाद वो भी इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड में शिफ्ट होने के बाद एक दिन मैं अपने फ्रेंड से मिला तो उसने मुझे बताया कि मेरे अब्बू घर में खासे बोर होते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से पायलट बनूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं पार्ट टाइम कोई ऐसी जॉब करना चाहता हूँ जिस पे मैं पायलट बन सकूँ। मैंने वकास कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि इंग्लैंड में एक अच्छा खासा अमीर शख्स रहता है, आप उससे रब्ता करें, शायद वो आपकी हेल्प कर सके। वकास बताते हैं कि मैंने उनको बताया और जो कि मेरे फ्रेंड के फादर थे वो उस शख्स के पास गए और उन्होंने वकास के जो वो फ्रेंड के फादर थे उनसे कहा कि हाँ वो उनके काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं और प्राइवेट जेट भी हैं और मैं तुम्हें जॉब दूंगा, लेकिन इससे पहले कि तुम ये जॉब करो मैं पहले तुम्हारा एक पायलट का टेस्ट लूँगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम जब जहाज़ को फ्लाई करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या तुम इस काबिल हो या नहीं। वकास बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड के फादर थे उन्होंने बहुत अच्छे से पहला टेस्ट दिया और वो शख्स उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अब उनकी रूटीन बन गई थी, वो उनको उस जो उनके प्राइवेट जेट थे उनको जो उनके बताए हुए एयरपोर्ट थे उन पे लेके जाता था और उन रनवे पे वो जाया करते थे। एक दिन वो जो शख्स था, वो जो उनका पायलट बन गया था, पायलट ड्राइवर थे वो उनको उनके एक एयरपोर्ट पे लेके गए। जब वो एयरपोर्ट पे गए तो वो जगह थी जो वो काफ़ी सुनसान सी लग रही थी। खैर उन्होंने रनवे पे जहाज़ को उतारा और एक साइड पे जब जहाज़ को उतारा तो वो जो शख्स था वो अपने रूम में चला गया
और ये जो वकास के फ्रेंड के फादर थे, ये इन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम में जाना है। वहाँ पे जो नौकर थे, अमला था, उन्होंने उनको उस वॉशरूम का रास्ता दिखाया। वो बताते हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान थी और उस जगह पे बहुत ज़्यादा पीछे जंगल भी था काफ़ी बड़ा सा। जैसे ही वो वॉशरूम में अपनी हाजत के लिए गए तो उनको वो जो बाहर वाली जगह थी वहाँ पे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उन्होंने अपने वॉशरूम की जब विंडो को खोला तो बाहर बड़ी अजीब सी आवाज़ें थीं जो कि किसी जानवर की नहीं लग रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं देखूं कि शायद कोई शख्स, उसको मेरी मदद चाहिए हो। जैसे ही वो आगे की तरफ विंडो से बाहर निकल कर गए तो जंगल में क्या देखते हैं कि एक लंबे से कद का शख्स है जिसके हाथ पांव बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। उस शख्स की नज़र जब इन पे पड़ी तो उसने बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आना शुरू कर दिया। इन्होंने जल्दी से वापस आए और वापस आकर इन्होंने वॉशरूम के दरवाजे का जो विंडो थी उसको बंद किया और ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। और वापस आकर इन्होंने वो सारी स्टोरी उन अमले वालों को बताई। खैर उन्होंने इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और जब ये उस शख्स को, जाने कि जिसके वो जेट थे, जहाज़ थे, उनको लेकर वो वापस आए तो उन्होंने रास्ते में बताया कि मिस्टर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मैं आज के बाद आपके साथ इस रूट पे नहीं जाऊंगा। और वकास बताते हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड थी और उधर बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें थीं। और उन्होंने बताया कि हाँ, आज से पहले जो पायलट मेरे साथ जाता था वो जब इधर आया था तो उसने भी मुझसे यही शिकायत की थी। उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और उसके बाद उसने मेरी ये जॉब छोड़ दी। और वो जो वकास के फ्रेंड के फादर थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पे दोबारा नहीं आऊँगा क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। इतनी खौफनाक थी कि उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा और डर गए थे। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। वाजिद बताते हैं कि वो फूड पांडा में जॉब करते हैं और ये स्टोरी आज से 4 माह पहले की है। वाजिद बताते हैं कि वो लाहौर के रिहायशी हैं। जब वो फूड पांडा में जॉब करते थे तो उनको अक्सर रात के टाइम भी ऑर्डर आया करते थे। एक दिन उनको एक औरत की कॉल आई और उसने उनसे कुछ चीज़ें ऑर्डर की। वाजिद बताते हैं कि मैंने अपने ऑर्डर को पिक किया और पिक करने के बाद उस औरत के बताए हुए एड्रेस पे मैं चला गया। मैंने जाकर दरवाज़ा नॉक किया। उस इलाके में खासी आबादी तो नहीं थी लेकिन आबादी थी वहाँ पे। मैंने जब डोर को नॉक किया तो अंदर से एक बच्चा बाहर निकला। उस बच्चे ने मुझे कहा कि आप किस लिए आए हैं। मैंने बताया कि बेटा आपके घर से मुझे कॉल आई थी ऑर्डर की, मैं वो चीज़ें ले आया हूँ। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि अंकल आप अंदर आ जाएं। पहले तो मैं थोड़ा घबराया लेकिन उसके बाद मैं अंदर जब गया तो एक औरत और 4-5 बच्चे और एक बूढ़ी खातून उनके पास बैठी हुई थी। मैंने वो ऑर्डर उनको दिया और उन्होंने मुझे पैसे दिए और जो पैसे उन्होंने मुझे दिए वो पैसे उस ऑर्डर की पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने कहा कि ये पैसे इस ऑर्डर के नहीं बनते, मैं आपको चेंज करवा कर पैसे वापस देता हूँ। वो जो औरत थी उसने कहा कि आप ये सारे पैसे ले जाएं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, वो पैसे मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा थे। मैं वो पैसे लेकर बाहर आया और उस बच्चे ने दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने जब अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो मैं आगे जाने लगा तो जो वो घर था उस घर को छोड़ के 2 घर आगे एक शख्स ने मुझे रोका। मैं वहाँ पे रुक गया। उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हारी मोटर बाइक इस घर के बाहर क्या कर रही थी। मैंने उसको बताया कि मुझे एक ऑर्डर डिलीवर करना था जो कि मैं डिलीवर करने के लिए आया था। उस शख्स ने कहा कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब तुम्हारा मोटर बाइक इस दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था। इस घर को बंद हुए भी 2 साल गुजर गए हैं। ये घर एक मौलवी साहब का था और वो जो मौलवी साहब थे वो बहुत उल्टे सीधे अमलियात करते थे। उन अमलियात की वजह से इस घर में बहुत ज़्यादा जन्नात और चुड़ैलों ने बसेरा कर लिया था जो कि मौलवी साहब को ऊंची ऊंची आवाज़ें देते थे। और एक दिन मौलवी साहब के सहन में लगा हुआ दरख्त, उसके ऊपर रात को आग लग गई और मौलवी साहब के बेटे को काफ़ी चोटें आईं और वो जल गया। जिसके बाद मौलवी साहब ने अपने इस घर को खाली कर दिया है और अब भी इस घर में गैर मरी मखलूक का बसेरा है जो कि मोहल्ले वालों को अक्सर तंग किया करते हैं। ये घर बंद है
और तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई है, क्योंकि इस घर में तो कोई भी इंसान नहीं रहता। मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आया और मैं खौफ के आलम में बेहोश होने लगा। खैर मैंने खुद को संभाला और मैं घर वापस गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने जब उन पैसों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आया। मैं मौलवी साहब के पास गया और मैंने मस्जिद अमाम को ये सारा वाक़या बताया। उन्होंने जब मेरा वाक़या सुना तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन पैसों को बेहतर है कि तुम इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर तुम इन पैसों को इस्तेमाल करोगे तो वो मखलूक तुमको दोबारा बुलाएगी और तुम्हें बुलाने के बाद वो तुम्हें नुकसान भी दे सकती है। मैंने वो सारे के सारे पैसे मौलवी साहब के बताए हुए तरीके से उन पे आयतल कुर्सी की और कुछ पानी उन्होंने मुझे दम करके दिया। मैंने वो पानी उन पैसों के ऊपर फेंका और मैंने उन पैसों को एक जगह दबा दिया और मौलवी साहब ने मुझे गले में डालने के लिए तावीज़ दे दिए। शुक्र है कि आज तक मुझे दोबारा ऐसी कॉल नहीं आई और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने लालच में आकर उन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो पैसे इस्तेमाल कर लेता तो वो चीज़ मुझे नुकसान भी दे सकती थी। थैंक यू वजद, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। और मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ कि लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो आपकी किस्मत का होता है वो आपको मिलकर ही रहता है और जो आपकी किस्मत का नहीं है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ और नमाज रेगुलर पढ़ा करें, इसी में कामयाबी है। और लिसनर्स, आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और हमारे ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरीज़ आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपने चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।